86 रहस्यमयी आदमी। सूरज ढल चुका था और पूरा आसमान सितारों से टिमटिमा रहा था। प्रिया और अभिराज पहाड़ी की चोटी पर बैठकर उन सितारों को देख रहे थे। प्रिया का सारा ध्यान आसमान की सुंदरता देखने में था और वही अभिराज का सारा ध्यान प्रिया पर था। इस वक्त वे दोनों नील फिनिक्स के इलाके में थे, जिस वजह से दूर दूर तक कोई भी आध्यात्मिक जानवर नहीं था। अभिराज धीरे धीरे अपने हाथ को प्रिया के करीब ले जा रहा था, तभी उस जगह पर हलचल हुई और अभिराज ने अपना हाथ पीछे कर लिया। जब प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा, उसे रुद्र दिखाई दिया। रुद्र को देखते ही प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह तेजी से रुद्र के पास गई। अभिराज ने रुद्र को ऊपर से नीचे देखा और फिर कठोर लहजे में कहा, तुमने उस फिनिक्स के साथ क्या किया? जिस पर रुद्र कंधे उचकाते हुए बोला, और क्या उसे 4 टुकड़ों में काट दिया? रुद्र की बात सुनकर प्रिया चौंक गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही अभिराज शांत था, उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे, जैसे कि वह जानता था कि रुद्र ने उस फिनिक्स के साथ कुछ ऐसा ही किया होगा। प्रिया, तुम चिंता मत करो, जब कोई आध्यात्मिक जानवर मारा जाता है उसके शरीर के टुकड़े करके हथियार या फिर कोई अन्य सामान बना लिया जाता है। अभिराज ने प्रिया को समझाते हुए कहा, जिससे प्रिया को नील फिनिक्स के लिए बुरा ना लगे। तुमने उस फिनिक्स का इस्तेमाल करके क्या बनाया? अभिराज ने रुद्र से पूछा। इधर अभिराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्र बोला, अगर तुमने अनुमान लगा लिया मैंने उस फिनिक्स का इस्तेमाल करके क्या बनाया होगा, मैं तुम्हें वह सामान मुफ्त दूंगा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज हंसने लगा। अभिराज ने रुद्र का मजाक बनाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे कोई सामान मुफ्त दोगे? तुम जानते भी हो मैं हूं कौन। मैं सेन परिवार का अगला मुखिया बनने वाला हूं, और क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज होगी जो सेन परिवार के मुखिया को अपनी तरफ आकर्षित कर सके? अगर देखा जाए अभिराज ने जो बात कही थी वह बिल्कुल सच थी। अभिराज सेन परिवार का युवा मास्टर था जो आगे चलकर परिवार का मुखिया बनने वाला था, और सेन परिवार 7 राजसी परिवार में से एक था और राजसी परिवार के पास किसी खजाने की कमी नहीं थी। अभी अभिराज सेन परिवार का मुखिया भी नहीं बना था और उसके पास 4th स्तर का हथियार और उसकी रक्षा करने के लिए 4थे स्तर का रक्षा कवच था। यहाँ तक कि मेहरा परिवार के सबसे समझदार श्रेष्ठ के पास भी 4थे स्तर का हथियार था, जबकि उनके पास किसी भी तरह का रक्षा कवच नहीं था। रुद्र को उसकी औकात दिखाने के बाद अभिराज ने प्रिया को देखा और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे क्या तुम जानते हो आज प्रिया का जन्मदिन है और उसे अपने पिताजी की बहुत ज्यादा याद आ रही है इसलिए। पर इससे पहले अभिराज आगे कुछ कह पाता तभी रुद्र बोला, जबकि आज प्रिया का जन्मदिन है और वो मुझे अपना दोस्त मानती है, मैं उसे यह स्पेस रिंग देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र ने एक अंगूठी बाहर निकाल ली जो नीले रंग की थी और उस अंगूठी को प्रिया की उंगली में पहना दी। रुद्र बोला, मैंने इस अंगूठी को नील फिनिक्स के शरीर का इस्तेमाल करके बनाया है और इस अंगूठी के अंदर हम जिंदा जीव को भी रख सकते हैं, और हाँ, तुम्हारी जैसी एक अंगूठी मेरे पास भी है। इतना कहने के बाद रुद्र ने अपने हाथ को आगे किया और प्रिया को अपनी अंगूठी दिखाई। जब रुद्र और प्रिया का हाथ करीब आ रहा था वे अंगूठी चमक रही थी, जिसे देखकर रुद्र ने अपने हाथ को प्रिया के हाथ से मिला दिया, जिस वजह से दोनों अंगूठी चमकने लगी। रुद्र से तोहफा पाकर प्रिया खुश थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, वह अंदर ही अंदर शर्मा रही थी। वहीं उन दोनों को देखकर अभिराज जलन महसूस कर रहा था। अभिराज दहाड़ा, मुझे भी एक अंगूठी चाहिए। हालांकि अभिराज जैसे युवा मास्टर के लिए एक स्पेस रिंग इतनी ज्यादा मूल्यवान नहीं थी, पर जब उसने एक जैसी अंगूठी रुद्र और प्रिया के हाथ में देखी उससे रहा नहीं गया और उसने रुद्र से अंगूठी मांग ली। क्या आज तेरा भी जन्मदिन है जो मैं तुझे अंगूठी दूं? और वैसे भी क्या तू भूल गया, तूने अभी अभी क्या कहा था, मैं तुझसे कोई सामान नहीं लूंगा? रुद्र ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अभिराज को याद दिलाते हुए कहा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज का बर्ताव बदल गया और वह उसके पास गया। क्या हम तीनों माली पर्वत पर एक साथ नहीं आए थे? और वैसे भी हम तीनों दोस्त हैं, जो मेरा है वह तुम्हारा है, इसलिए मुझे भी एक अंगूठी चाहिए, चाहे तुम ये वाली अंगूठी मुझे दे दो। रुद्र ने कुछ पल अभिराज को देखा जो इस वक्त जोकर की तरह दिखाई दे रहा था। रुद्र ने एक अंगूठी अभिराज को दी और कहा, हम तीनों माली पर्वत पर एक साथ आए थे, इसलिए मैंने गलती से एक अंगूठी तुम्हारे लिए भी बना ली। अभिराज ने जल्दी से वह अंगूठी ली और उसे पहनने के बाद प्रिया के साथ अपना हाथ मिलाने लगा। रुद्र ने नील फिनिक्स के शरीर का इस्तेमाल करके 3 स्पेस रिंग बनाई थी जो इस वक्त उन तीनों के पास थी, और जब जब वे स्पेस रिंग करीब आएंगी उनकी चमक बढ़ती जाएगी। रुद्र ने गंभीरता से कहा, वैसे तुम प्रिया को कौन सा उपहार देने वाले हो? रुद्र की बात सुनकर अभिराज के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ गई और वह अपना सर खुजलाने लगा क्योंकि उसके पास कोई मूल्यवान उपहार नहीं था। तभी अभिराज की नजर पथरीले चूहे पर गई, जिसे देखकर अभिराज बोला, हाँ, मैं प्रिया को यह चूहा उपहार में देने वाला हूँ। अभिराज की बात सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्या ये चूहा ये पहले से ही प्रिया को हो गया है?
उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वह मन ही मन भगवान से विनती मांग रही थी कि समय यहीं पर थम जाए और वे तीनों जिंदगी भर इसी तरह खुश रहे। एक लंबी रात के बाद उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। रास्ता बहुत लंबा था और उन्हें माली पर्वत पार करने में बहुत दिनों का समय लगेगा। उन तीनों से हजारों मील दूर एक आदमी की नजर उन तीनों पर थी। कुछ देर रुद्र और उसके साथियों को देखने के बाद वह आदमी एक चील में बदल गया जिसके पंख नीली आग से बने हुए थे। 87 प्रिया के दादाजी। पूरे 1.5 महीने बाद वे 3 मारुति पर्वत के तीसरे स्तर से पहले स्तर में आ गए। जंगल से बाहर खुले मैदान में आने के बाद रुद्र को मून सिटी दिखाई दी। हालांकि रुद्र जिस काम के लिए माली पर्वत पर गया था वह काम नहीं हुआ। रुद्र को माली पर्वत से नील फिनिक्स चाहिए था जो उसे नहीं मिला, पर रुद्र की ये यात्रा कम लाभदायक नहीं थी। उसे नील फिनिक्स का अंडा मिल गया और उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी थी। अभी रुद्र मून सिटी को ही देख रहा था, तभी अभिराज बोला, क्या मृन सिटी में खुलेआम जाना सही होगा? क्या पता श्रेष्ठ रणवीर ने हमारे लिए जाल बिछा रखा हो। ऐसा होना नामुमकिन है। श्रेष्ठ रणवीर उस जगह से किसी डरावनी चीज को देखकर भागे थे। उस जगह से आने के बाद उन्हें लगा होगा उस डरावनी चीज के हाथों हम लोग मारे गए। रुद्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। जब रणवीर रुद्र को मारने वाला था उस वक्त रुद्र ने रणवीर के भाव देखे थे। वह अचानक से किसी चीज को देखकर डर गया था। वैसे वह चीज क्या थी जिसे देखकर श्रेष्ठ रणवीर भी डर गए और उसने हमें क्यों नहीं मारा? अभिराज ने पूछा, जिस पर रुद्र ने अपने कंधे उचका दिया और बोला, मैं नहीं जानता। जब तुम ऊपर जाओगे भगवान से खुद पूछ लेना। रुद्र नहीं जानता वह चीज क्या थी जिसे देखकर श्रेष्ठ रणवीर भी डर गया। जब उन तीनों की आंख खुली उस वक्त सब कुछ जलकर राख हो चुका था। रुद्र ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, प्रिया हमारे जाने के बाद तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता। रुद्र की बात सुनकर प्रिया मायूस हो गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रिया बोली, रुद्र मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अभिराज घबरा गया और बोला, अरे प्रिया तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उस जगह से तुम्हारे परिवार के साथ साथ मेरा परिवार भी तुम्हें नहीं ले जा पाएगा। प्रिया ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है। अरे रुद्र तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने आज से पहले कभी साथ राजसी परिवार में से कोई राजसी परिवार नहीं देखा। प्रिया की बात सुनकर अभिराज खुश नहीं था, पर जब उसने प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी उसने ना चाहते हुए भी कहा, रुद्र जब प्रिया इतनी जिद कर रही है तुम भी हमारे साथ चलो। रुद्र ने कुछ देर उन दोनों को देखा और कहा, नहीं मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ और काम है। अगर किस्मत में हुआ हम आगे चलकर जरूर मिलेंगे। जैसे ही अभिराज को एहसास हुआ कि आज से वे दोनों अलग हो जाएंगे वह झिझकने लगा। हालांकि अभिराज और रुद्र आग और पानी की तरह थे, उनकी बिल्कुल भी जमती नहीं थी, पर वे दोनों एक दूसरे की मदद करके मौत के मुंह से बाहर आए थे। कहीं ना कहीं उनका रिश्ता दो भाइयों जैसा था। अरे मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपने घर आने के लिए कहा था, जरा एक बार अपने भाई के बारे में सोचो। पर इससे पहले अभिराज आगे कुछ कह पाता तभी रुद्र बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हम दोनों भाई नहीं है। रुद्र की बात सुनकर अभिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह रुद्र से कुछ बोलने ही वाला था तभी उस जगह पर जोरदार आवाज हुई और उन तीनों पर दबाव पड़ा, मेरी इजाजत के बिना यहां से कोई भी नहीं जाएगा। लंबे घने सफेद बालों के साथ 5 फुट 6 इंच का बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। जब उसने रुद्र और अभिराज को देखा उसकी आंखें सिकुड़ गई। बेशक उस बूढ़े आदमी का इरादा साफ नहीं था। क्या ये मेहरा परिवार का श्रेष्ठ है? पर मैंने आज से पहले इस श्रेष्ठ को नहीं देखा। रुद्र और अभिराज आपस में फुसफुसाए। इस वक्त उनके सामने जो बूढ़ा आदमी खड़ा था वह चौथे सितारे पर था और चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट राजसी परिवार में ही देखा जा सकता था। रुद्र और अभिराज का पूरा ध्यान उस बूढ़े आदमी पर था और प्रिया उन दोनों के पीछे खड़ी थी। तभी प्रिया भागते हुए उस बूढ़े आदमी के पास गई। दादाजी आप यहाँ पर? जब अभिराज ने प्रिया के मुंह से दादाजी शब्द सुना वह चौंक गया। वही रुद्र की भौहें चढ़ गई। रुद्र बोला, तोमर परिवार में एक ही चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट है, वो है तोमर परिवार के पुराने मुखिया कुलदीप तोमर। जब रुद्र मून सिटी आया था उसने मून सिटी की अधिकतर जानकारी इकट्ठा कर ली थी और उसे तोमर परिवार के बारे में काफी हद तक पता चल गया था कि तोमर परिवार मून सिटी का सबसे ताकतवर परिवार है और तोमर परिवार के अंदर एक चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट है। जब रुद्र ने और जानकारी इकट्ठी की उसे पता चला जिस तरह लोट सिटी के अंदर कौशिक परिवार की एक शाखा है बिल्कुल इसी तरह मून सिटी के अंदर तोमर परिवार मेहरा परिवार की एक शाखा है, या फिर हम कह सकते हैं पूरे तोमर परिवार पर मेहरा परिवार का राज चलता है। कुलदीप तोमर ने अपनी पोती प्रिया को देखा और फिर कहा, प्रिया तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें पिछले कुछ महीनों से हर जगह ढूंढा। कुलदीप की बात सुनकर प्रिया ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, दादाजी आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना।
कुलदीप प्रिया पर गुस्सा नहीं था और वह प्रिया के साथ प्यार से बात कर रहा था। शायद प्रिया के अच्छे स्वभाव के कारण प्रिया कुलदीप की लाडली थी। कुलदीप ने प्रिया के सर पर हाथ रखा और फिर अभिराज और रुद्र को देखते हुए कहा, क्या इन दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? जब प्रिया ने कुलदीप का इशारा समझा वह शर्मा गई और बोली, दादाजी हम तीनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। प्रिया की बात सुनकर कुलदीप ने दोबारा से अभिराज और रुद्र को देखा और फिर कहा, चलो अच्छा मुझे ये बताओ तुम दोनों में से वह कौन है जिसने मेरे पोते को मारा? कुलदीप की बात सुनकर अभिराज जो रुद्र के पास खड़ा था वह अचानक रुद्र से दूर हो गया और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आपके पोते को मारने वाला जरूर ये कमीना होगा, मैंने तो आज से पहले आपके पोते को देखा भी नहीं। रुद्र ने अभिराज को घूर कर देखा और फिर बात संभालते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैंने उस लड़के को अनजाने में मारा, मुझे लगा वह लड़का प्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। अच्छा इसका मतलब प्रिया तुमसे प्यार करती है और तुम ही प्रिया को यहाँ से लेकर गए थे? कुलदीप ने रुद्र को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। पर इससे पहले कुलदीप कुछ करता तभी अभिराज ने रुद्र का गिरिबान पकड़ लिया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, कमीने मुझे समझा तू प्रिया के इतने करीब कब से है? वही कुलदीप ने अभिराज को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर प्रिया से पूछा, प्रिया ये युवा कौन है जो इस वक्त मुझसे भी ज्यादा क्रोधित है? लगता है बुढ़ापे में दादाजी का दिमाग सटक गया जो वे मेरे बारे में इस तरह की बातें सोच रहे हैं। प्रिया ने अपने आप से शिकायत की और अपने दादाजी की ओर देखा। जहां कुलदीप का गंभीर चेहरा देखकर उसने अपना मुंह छुपा लिया। इस वक्त प्रिया को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, वह कुछ भी करके अपने दादाजी का मुंह बंद करना चाहती थी। प्रिया ने रुद्र को देखा जिसे अभी तक अभिराज ने पूरी तरह झंझोड़ दिया था। रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, मैं प्रिया को भगाकर नहीं बल्कि उसे लेकर गया था क्योंकि मुझे माली पर्वत का रास्ता नहीं पता था। अभिराज रुक गया जहां कुलदीप ने रुद्र को घूर कर देखा। इस वक्त रुद्र को देखने से नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। ठीक है तुम प्रिया के अच्छे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। इतना कहने के बाद कुलदीप ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो प्रिया घर चलते हैं। प्रिया उन दोनों को छोड़कर जाने से झिझक रही थी। उसने आखिरी बार रुद्र और अभिराज को देखा और अपने दादी जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तभी पीछे से रुद्र की आवाज आए, रुको। प्रिया और अभिराज ने पीछे मुड़कर रुद्र को देखा जहां रुद्र ने कुलदीप के पास आते हुए कहा, प्रिया तुम्हें अपने घर वापस नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? कुलदीप ने रुद्र को संदेश की दृष्टि से देखा और उसकी भौहें चढ़ गई। जहां रुद्र बोला, मेरी मानो आप भी अपने घर वापस मत जाए वरना आप जिंदा नहीं बचेंगे। मैं बात को नहीं घुमाऊंगा, मैं आपको साफ साफ बताता हूं, हमने मेहरा परिवार के 5वें श्रेष्ठ रणवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया और वो इस वक्त आपके परिवार में होगा। अगर आप वापस जाएंगे आपका सामना मेहरा परिवार के श्रेष्ठ से होगा। रुद्र की बात सुनकर कुलदीप ने प्रिया की तरफ देखा जैसे कि वह उससे पूछ रहा हो कि रुद्र ने जो कुछ कहा वह सच या फिर नहीं। जहां प्रिया ने अपना सर हिलाया जैसे ही कुलदीप को एहसास हुआ कि प्रिया से कितनी बड़ी गलती की है उसकी रूह कांप गई। कुलदीप का पूरा शरीर कांप रहा था और अगले ही पल कुलदीप लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। प्रिया नम आंखों के साथ अपने दादाजी के पास गई और उन्हें सहारा देते हुए बोली, मुझे माफ करना, सारी गलती मेरी है, अगर मैं घर से भागकर नहीं आती ये सब कुछ नहीं होता। कुलदीप ने अपनी मुट्ठी बिछ ली क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी लाल आंखों से रुद्र और अभिराज को देखा और फिर कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, इसमें तुम्हारी गलती है। मैं तुम दोनों के मर्त शरीर को श्रेष्ठ के पास लेकर जाऊंगा, फिर वे हमारे परिवार को कुछ नहीं कहेंगे। इतना कहने के बाद कुलदीप रुद्र का गला पकड़ने के लिए उसकी ओर झपटा। 88 कुलदीप की बेबसी। अपनी आंखों में हत्या के इरादे से कुलदीप ने रुद्र पर हमला किया जहां रुद्र की आंखें चौड़ी हो गई और अगले ही पल उसकी 3 आकृतियां दिखाई देने लगी। बेशक रुद्र छाया प्रतिरूप मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा था जिस वजह से उसके 3 प्रतिरूप बन गए थे। कुलदीप ने अपने हाथ को घुमाया और एक ही वार में उन तीनों प्रतिरूप को खत्म कर दिया, पर तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया वह मारा जाएगा। कुलदीप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, मुझे अब समझ में आया मेरा बेटा और पोता तुझसे क्यों हार गया था। रुद्र अपने से ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट को हराने में सक्षम था और सबसे बड़ी बात जो रुद्र को खास बनाती थी वह बहुत ज्यादा चालाक था। रुद्र कुलदीप के बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसका हमला कुलदीप पर लगने ही वाला था, तभी कुलदीप उसके सामने से गायब हो गया। कुलदीप की इतनी ज्यादा रफ्तार देखकर रुद्र को सदमा लगा। कुलदीप की रफ्तार रुद्र की सोच से ज्यादा थी। इससे पहले रुद्र कुछ कर पाता तभी उसकी पीठ पर हमला हुआ और वह उड़ता हुआ 3 मीटर दूर जाकर गिरा। जैसे ही कुलदीप रुद्र की ओर मुड़ा तभी उसे चमचमाती तलवार दिखाई दी। उस तलवार को देखकर कुलदीप को ऐसा लगा जैसे कि समय रुक गया हो और ये तलवार हवा को चीरते हुए उसे 2 टुकड़ों में बांट देगी।
कुलदीप एक कदम पीछे हटा और अगले ही पल वह अपनी जगह से गायब था। तभी अभिराज, जिसका हमला जमीन पर लगा था, उसकी पीठ पर भी हमला हुआ और वह भी उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। कुलदीप का हमला इतना ज्यादा ताकतवर था, अगर अभिराज के पास उसका रक्षा कवच नहीं होता वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। बिना किसी सटीक योजना के अपने से ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट को हराना उनके लिए नामुमकिन था। उन्होंने कोशिश की और परिणाम उनके सामने था। कुछ ही पल के अंदर दोनों घायल थे। कुलदीप उन दोनों के सामने आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह किसी भी पल उन दोनों को मारने के लिए तैयार था। रुद्र गंभीर था, वही अभिराज कुलदीप को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर डर गया। तभी रुद्र ने कुलदीप की आंखों में देखा। हालांकि कुलदीप बहुत ज्यादा गुस्सा था, पर इस वक्त उसे अपने परिवार की चिंता थी, जिस वजह से वह रोने की कगार पर था। कुलदीप की ऐसी हालत देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अगले ही पल कुलदीप से बचने के लिए योजना बना ली। रुद्र बोला, आपको क्या लगता है हमें श्रेष्ठ रणवीर के सामने ले जाकर आपका परिवार बच जाएगा, बल्कि इससे आपके परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। इस वक्त आपके सामने जो युवा खड़ा है वह 7 राजसी परिवार में से सेन परिवार का युवा मास्टर है। कुलदीप को सदमा लगा और वह तुरंत बोला, ऐसा होना नामुमकिन है, तुम इस तरह अपनी जान नहीं बचा सकते। अगर राजसी परिवार का युवा मास्टर मून सिटी में आता, मुझे इस बारे में जरूर पता चलता। राजसी परिवार के युवा दुनिया भर में घूमते हैं और वे तुम्हारे जैसे छोटे परिवार को बताकर मून सिटी में नहीं आएंगे। जरा एक बार अपनी आंख खोलकर इस युवा को देखिए, क्या किसी आम युवा पर चौथे स्तर का आध्यात्मिक हथियार होगा। जैसे ही कुलदीप ने रुद्र की बात पर ध्यान दिया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वह 2 कदम पीछे हट गया। वह जानता था अभिराज के हाथ में चौथे स्तर का आध्यात्मिक हथियार है और वह कुछ समय पहले ऊपरी स्तर की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ तक कि अभिराज के पास चौथे स्तर का रक्षा कवच भी था। ये सब राजसी परिवार के किसी युवा के पास ही हो सकता है। हालांकि कुलदीप खुद चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट था, पर उसके पास भी चौथे स्तर का कोई हथियार नहीं था। यहाँ तक कि कुलदीप के पास तीसरे स्तर का भी हथियार नहीं था। रुद्र ने कुलदीप को ऊपर से नीचे देखा। वह गहरी सोच में था। अब उसकी आंखों में गुस्से की जगह चिंता दिखाई दे रही थी। रुद्र कुलदीप को जिस स्थिति में लाना चाहता था वह ला चुका था। अब कुलदीप को पूरी तरह तोड़ना था, जिससे उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। रुद्र बोला, आप हमें श्रेष्ठ रणवीर के पास लेकर जाना चाहते हैं ताकि वे हमें अपने हाथों से मार सके, पर आप भी जानते हैं श्रेष्ठ रणवीर ऐसा नहीं करेंगे। वे किसी राजसी परिवार के युवा मास्टर को मारकर पूरे राजसी परिवार को अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे, बल्कि वे आपके परिवार को चारे की तरह इस्तेमाल करके पूरी तरह खत्म कर देंगे, जिससे राजसी परिवार के युवा मास्टर को पकड़ने का इल्जाम उनके ऊपर न आए। रुद्र की बात सुनने के बाद कुलदीप को गहरा सदमा लगा और वह अपने घुटनों के बल आ गया। राजसी परिवार के युवा मास्टर को मारने की बात तो बहुत दूर थी, अगर उसने राजसी परिवार के युवा मास्टर को पकड़ भी लिया उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तोमर परिवार तो पहले स्तर की श्रेणी में भी नहीं आता था, बल्कि तोमर परिवार दूसरे स्तर का परिवार था। राजसी परिवार के लिए ऐसे परिवार को खत्म करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। जो सबसे कमजोर परिवार होता है वह तीसरे स्तर की श्रेणी में आता है और जिस परिवार की ताकत सामान्य होती है वह दूसरे स्तर की श्रेणी में आता है, जबकि जिस परिवार की ताकत सामान्य से ज्यादा होती है वह पहले स्तर की श्रेणी में आता है। और इन सभी परिवार से ऊपर राजसी परिवार होते हैं, जो कि पूरे राजगिरी महाद्वीप में 7 है, और ये सभी 7 राजसी परिवार ही पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की श्रेणी में आने वाले परिवार पर राज करते हैं। और इन सभी परिवार से मिलने वाला कर टैक्स राजसी परिवार के पास जाता है। वैसे इन सभी 7 राजसी परिवार से ऊपर भी एक और परिवार है जिसका राज पूरे राजगिरी महाद्वीप पर चलता है, वो है राज परिवार। 89 रणवीर की क्रूर मार्शल आर्ट। कुलदीप अपने घुटनों पर था और उसकी नजरें जमीन पर थी। उसने अपने दांत पीसते हुए दबी आवाज में कहा, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि आप सेन परिवार के युवा मास्टर हैं। कुलदीप को इस तरह माफी मांगते हुए देखकर सभी चौंक गए, जबकि रुद्र के चेहरे पर गंभीर भाव थे। इस वक्त अभिराज नहीं जानता था कि दूसरे परिवार के लिए उसका ओहदा क्या है। जब प्रिया ने देखा उसके दादाजी अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहे हैं, उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दादाजी को खड़े होने के लिए कहा। पर प्रिया की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर कठोर भाव आ गए और वह बोला, तुम्हें खड़े होने के लिए किसने कहा? जहां जैसे ही कुलदीप रुद्र की बात सुनता है वह दोबारा से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। रुद्र कुलदीप के सामने गया और बोला, क्या तुम जानते हो जो तुम्हारे सामने युवा खड़ा है वह सेन परिवार का अगला मुखिया बनने वाला है? कुलदीप के पसीने छूटने लगे और वह बोला, मुझे माफ करना, मैं युवा मास्टर के बारे में नहीं जानता था। इतना कहने के बाद कुलदीप ने अपना मुंह लटका लिया। जहां रुद्र बोला, ठीक है, फिलहाल प्रिया हमारे साथ सेन परिवार आना चाहती है, अगर तुम्हें प्रिया से मिलना है तुम सेन परिवार आ सकते हो। इतना कहने के बाद रुद्र उस जगह से जाने के लिए मुड़ा, पर तभी कुलदीप ने उसका चौगा पकड़ लिया और बोला, प्रिया आपके साथ नहीं जा सकती।
वरना हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे पता है प्रिया ने श्रेष्ठ रणवीर को नाराज किया है, पर वे उसे कुछ नहीं कहेंगे। रुद्र ने कुछ देर कुलदीप को घूर कर देखा और फिर कुछ देर सोचने के बाद अभिराज के हाथ से तलवार छीनकर कुलदीप पर हमला कर दिया, पर तभी कुलदीप के सामने प्रिया आ गई, जिस वजह से रुद्र को रुकना पड़ा। पर इससे पहले रुद्र कुछ कर पाता तभी अभिराज ने रुद्र के हाथ से तलवार छीनते हुए कहा, मुझे लगा तुम उनको डरने वाले हो, पर तुम तो उनको मारने वाले थे। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वे प्रिया के दादाजी है। अगर तुम्हें प्रिया के दादाजी और प्रिया में से किसी एक को चुनना हो, तुम किसे चुनोगे? रुद्र ने अभिराज को देखते हुए कहा। मैं तुम। अभिराज हकलाने लगा। वह जवाब देने में झिझक कर रहा था। वहीं प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रुद्र और उसके दादाजी के बीच में क्या चल रहा है। रुद्र ने कुलदीप की तरफ देखा और कहा, मुझे बताओ तुम्हें प्रिया की जरूरत क्यों है? मैं जानता हूँ युवा मास्टर प्रिया को पसंद करते हैं, पर मेहरा परिवार के युवा से प्रिया की सगाई तय हो गई है और जैसे ही प्रिया 17 साल की हो जाएगी वे लोग उसे लेने के लिए आएंगे, और प्रिया 1.5 महीने पहले ही 17 साल की हो गई थी। अगर मैं उसे जल्द नहीं ले गया मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। कुलदीप ने रुद्र को अपनी मजबूरी समझते हुए कहा। अभिराज ने प्रिया को देखा जो इस वक्त मायूस खड़ी थी। अभिराज बोला, इसका मतलब तुम शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम घर से भाग कर आई थी। लगता है आपको पूरी बात नहीं पता, मेहरा परिवार के युवा से प्रिया की शादी। पर इससे पहले रुद्र कुछ बोल पता तभी अभिराज बोला, नहीं नहीं प्रिया, तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ सेन परिवार चलो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यह शादी नकली है। रुद्र ने एक नज़र अभिराज पर डाली और फिर कुलदीप को देखा। मुझे एक बात बताओ, आपकी सिटी से आज तक मेहरा परिवार के अंदर जितनी भी शादी हुई है, क्या कभी अपने उन लड़कियों को देखा है? कुलदीप चौंक गया और बोला, मेहरा परिवार 7 राजसी परिवार में से एक है। एक बार राजसी परिवार में जाने के बाद वे लड़कियां वापस मून सिटी क्यों आएंगी? और हमारे अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है जो हम उनसे इस बारे में पूछ सके। कुलदीप की बात सुनकर रुद्र हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है वे सभी लड़कियां जिंदा है? अगर मैं तुमसे कहूं आज तक जितनी भी लड़कियां मेहरा परिवार में गई है वे सभी मारी गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे लोग ऐसा क्यों करेंगे? और हम लोग तो उनके साथ बहुत ज्यादा वफादार है। कुलदीप रुद्र की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मेहरा परिवार ने आज तक उनके साथ अच्छा बर्ताव किया था, ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने उनके यहाँ से जाने वाली सभी लड़कियों को मार डाला? बूढ़े आदमी, अपनी आंख खोलकर देख, पूरी दुनिया जानती है मेहरा परिवार कितना ज्यादा क्रूर है, और जब मैंने उसकी मार्शल आर्ट देखी मैं तभी समझ गया उसकी मार्शल आर्ट पूरी नहीं है। रुद्र चिल्लाते हुए बोला, क्या मार्शल आर्ट पूरी नहीं है? तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? अभिराज ने पूछा। हम सभी जानते हैं मार्शल आर्ट की मदद से हम अपनी एनर्जी को नया रूप देते हैं, जिस वजह से हमारी एनर्जी कम मात्रा में दूसरों को ज्यादा नुकसान पहुंचती है, और जब हम मार्शल आर्ट सीखते हैं इससे हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर जिस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल 5वां श्रेष्ठ करता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर शैतानी मार्शल आर्ट है, जिसे सीखने के लिए शुद्ध एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिससे उनका दिमाग काबू में रहे। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे और इस मार्शल आर्ट जबरदस्ती सीखने की कोशिश करेंगे, इससे उनका दिमाग बेकाबू हो जाएगा और कुछ दिनों बाद मृत्यु। रुद्र ऐसी मार्शल आर्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। जब वह अपने पिछले जन्म में धरती लोक के स्वर्ग में था उस वक्त उसने ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को देखा था। उस वक्त उस मार्शल आर्टिस्ट ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मारकर अपनी ताकत बढ़ाई थी, जिस वजह से सभी मार्शल आर्टिस्ट उसके खिलाफ हो गए थे। यहाँ तक कि शैतानी मार्शल आर्टिस्ट ने भी उसे मारने में सभी मार्शल आर्टिस्ट का साथ दिया था। इसलिए जब रुद्र को अपने पिछले जन्म में प्राचीन वक्त के सबसे ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट की किताब मिली थी, जिसके अंदर उस मार्शल आर्टिस्ट के सभी राज और मार्शल आर्ट छपी थी, उसने उस किताब के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि उस किताब के अंदर बहुत ज्यादा क्रूर मार्शल आर्ट के बारे में लिखा था। पर आखिर में उसके छात्र की वजह से पूरी दुनिया को उस प्राचीन किताब के बारे में पता लग गया, और उस सदी के जितने भी ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट थे वे सभी रुद्र को मारने के लिए आ गए थे। पर रुद्र फिर भी उनसे ज्यादा ताकतवर था। अगर रुद्र का छात्र उसे धोखे से नहीं मारता, आज रुद्र इस वाले रुद्र के शरीर में नहीं होता। 90 रुद्र का अनुमान। जैसे ही रुद्र ने अपनी बात खत्म की, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि सरसराती हवा की भी आवाज सुनी जा सकती थी। कुलदीप ने चुप्पी तोड़ी और प्रिया के पास जाकर बोला, बेटा अगर इसने सही कहा तुम यहाँ से चली जाओ, मैं जाकर इस बारे में पता लगाता हूँ। अगर ये बात झूठ होगी मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। इतना कहने के बाद कुलदीप झटके से उठ गया और अगले ही पल कुलदीप उन सभी की आंखों से ओझल था। प्रिया की आंखें नम थी, उसका रोने का मन कर रहा था, पर उसने किसी तरह अपने आप को रोक रखा था। रुद्र, क्या मेरे दादाजी सही सलामत रहेंगे? प्रिया ने रुद्र से पूछा, क्योंकि रुद्र किसी की स्थिति का अनुमान लगाने में बहुत ज्यादा अच्छा था। वह रुद्र से उम्मीद कर रही थी कि रुद्र उससे कहे, तुम्हारे दादाजी को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पूरा परिवार सलामत है।
पर अगले ही पल रुद्र ने अपना सर हिला दिया। प्रिया, मुझे माफ करना, अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ से नहीं जाते तुम्हारा परिवार कुछ पल के लिए सही सलामत रहता, पर अब जबकि तुम्हारे दादाजी यहाँ से जा चुके हैं तुम्हारा पूरा परिवार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। रुद्र की बात सुनकर प्रिया को सदमा लगा और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वहीं अभिराज ने रुद्र की बात मानने से इनकार कर दिया और बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? प्रिया के दादाजी 4 सितारे के मार्शल आर्टिस्ट हैं, वह उन्हें मारने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर देखा जाए अभिराज बिल्कुल सही सोच रहा था। कुलदीप की तरह श्रेष्ठ रणवीर भी 4थे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट है, दोनों की ताकत बराबर है, इसीलिए श्रेष्ठ रणवीर के लिए पूरे तोमर परिवार को खत्म करना नामुमकिन सा लगता है। तुम इसी जगह पर गलत हो। रुद्र ने अभिराज की तरफ देखा। मुझे पता है मैं किसी का भविष्य नहीं देख सकता, पर जहां तक मैंने श्रेष्ठ रणवीर को जाना है हम दोनों की सोच एक जैसी है। जब माली पर्वत पर उन्होंने प्रिया को देखा था उन्हें लगा होगा तोमर परिवार ने उनको धोखा दिया है, इसलिए माली पर्वत से आने के बाद वे सीधा तोमर परिवार को खत्म करने के लिए गए होंगे। इतना कहने के बाद रुद्र ने प्रिया को देखा और फिर आगे कहा, पर उस जगह पर जाने के बाद जब उन्हें तुम्हारे दादाजी नहीं मिलेंगे वे तोमर परिवार के सभी सदस्यों को बंदी बना लेंगे, और जब तुम्हारे दादाजी उस जगह पर जाएंगे तुम्हारे परिवार को उनके सामने मारकर उन्हें कमजोर करेंगे और फिर बाद में उन्हें भी मार डालेंगे। बकवास, तोमर परिवार के पास 4थे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट है, श्रेष्ठ रणवीर के लिए उनके परिवार को खत्म करना नामुमकिन है। अभिराज ने रुद्र की बात का विरोध करते हुए कहा, पर रुद्र तुरंत बोला, मैं मानता हूं तोमर परिवार के पास 4थे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट है और श्रेष्ठ रणवीर भी 4थे सितारे पर है, पर तुम मुझे एक बात बताओ, प्रिया के दादाजी तुमसे ज्यादा ताकतवर है, फिर वे तुम्हारे सामने झुकने के लिए क्यों तैयार हो गए? रुद्र की इस बात का अभिराज के पास कोई सवाल नहीं था, वह शांत होकर रुद्र की बात सुन रहा था। कुछ देर रुकने के बाद रुद्र बोला, क्योंकि वह तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारा राजसी परिवार से डरता है। प्रिया के दादाजी को पता है अगर उन्होंने तुम्हें नाराज किया तुम उनके पूरे परिवार को खत्म कर सकते हो, पर हाँ, अगर प्रिया के दादाजी को अपने परिवार की चिंता नहीं होती वे कब का तुम्हें मार डालते, और मैं श्रेष्ठ रणवीर को जानता हूँ ये प्रिया के दादाजी के खिलाफ तोमर परिवार का इस्तेमाल करेंगे। रुद्र के ये शब्द प्रिया के दिल में खंजर की तरह लग रहे थे। रुद्र ने उसे साफ साफ बता दिया था कि उसका परिवार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। वही अभिराज को रुद्र की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह प्रिया को दिलासा देना चाहता था, पर रुद्र हर बार उसकी बात गलत साबित करके प्रिया को और ज्यादा रुला रहा था। अभिराज बोला, बस रुद्र बहुत हो गया, तुम कोई भगवान नहीं, क्या पता जो तुमने कहा वह सब गलत हो। रुद्र अभिराज की जवाबी कार्रवाई में कुछ बोलने वाला था, पर तभी प्रिया बोली, बस करो, तुम दोनों को मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहने के बाद प्रिया ने रुद्र को देखा। रुद्र, मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, बस तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं श्रेष्ठ रणवीर के पास चली जाऊं क्या मेरा परिवार बच जाएगा? रुद्र ने प्रिया की आंखों में देखा जहां उसे दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। रुद्र बोला हुआ, इस वक्त श्रेष्ठ रणवीर को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, वे तुम्हारी शुद्ध एनर्जी से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। अगर तुम श्रेष्ठ रणवीर के पास चली जाती हो तुम्हारे परिवार की जान बच जाएगी। रुद्र की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रिया बोली, इतने महीनों से मेरा ध्यान रखने के लिए तुम दोनों का बहुत ज्यादा धन्यवाद, लगता है मेरी किस्मत में मून सिटी से बाहर जाना नहीं लिखा। इतना कहने के बाद प्रिया उस जगह से जाने के लिए मुड़ी। अभिराज